नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राघव क्लासेज में। और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेकर आगे आया हूँ। आशा करता हूँ लास्ट तक ज़रूर देखेंगे आप। मेरा आपसे निवेदन, हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आज हम जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करेंगे। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, उनके अर्थ अच्छे उदाहरणों की सहायता से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पहला शब्द है स्कीम्स। स्कीम्स होता है दोस्तों व्यवहारों का संपठित पैटर्न, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। जैसे बालक स्कूल में प्रतिदिन ड्रेस पहनना, जूता पहनना आदि क्या कहलाता है? स्कीम। यानी ऐसे कार्य जिनको बालक एक निश्चित पैटर्न में रोज़ करता है। जैसे बालक स्कूल जाता है तो सुबह जल्दी जाग करके अपने नित्य कर्म से फ्री होकर के और बैग लेता है, अपना नाश्ता करता है और भी कई कार्य करता है। तो इन सब को क्या कहा जाएगा? स्कीम्स कहा जाएगा। दूसरे शब्द की बात करें तो दोस्तों दूसरा शब्द है स्कीमा। स्कीमा कहते हैं जिंदगी के विशेष पहलू या क्षेत्र के बारे में सूचनाओं की संगठित संरचना स्कीमा कहलाती है। जैसे सबसे पहले बालक ने किसी बिल्ली को देखा तो उसने घर वालों से पूछा कि ये क्या है, तो घर वालों ने बताया कि ये बिल्ली है। तो बच्चे के दिमाग में उस बिल्ली के प्रति क्या हो गया? स्कीमा पैदा हो गया। अब वो समझने लगा क्या है? बिल्ली है। थोड़े दिनों के बाद में उसने कुत्ते को देखा। अब उसने उस कुत्ते को भी क्या कहा? बिल्ली ही कहा, क्योंकि उसके दिमाग में पहले बिल्ली के प्रति तो स्कीमा बन चुका था लेकिन कुत्ते के प्रति नहीं। तो ये होता है स्कीमा कि जिंदगी के विशेष पहलू या क्षेत्र के बारे में सूचनाओं की संगठित संरचना क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। आइए अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द है दोस्तों अनुकूलन, एडॉप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है? परिवेश के साथ सीधी क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा योजना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन। जैसे अभी हमने बताया कि बालक ने पहले बिल्ली को तो देख रखा था लेकिन कुत्ते को नहीं, तो अब उसको एडप्टेशन की ज़रूरत है, यानी वो उसमें सुधार करेगा। तो उस सुधार करने की 3 प्रक्रिया होती हैं दोस्तों। एक होती है आत्मीकरण, एक होती है समायोजन और तीसरी होती है संतुलनीकरण। इन तीनों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अगला आत्मीकरण के बारे में। आत्मीकरण होता है दोस्तों पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समावेशीकरण या आत्मीकरण कहलाती है। जैसे बालक ने बिल्ली को तो देख रखा था लेकिन कुत्ते को नहीं। अब उसने क्या कहा? कुत्ते को भी क्या कह दिया? बिल्ली कह दिया। तो ये कहलाया दोस्तों आत्मीकरण, यानी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया। जैसे पहली बार कोई बच्चा है और उसने ऊँट को देखा, और उसने पहले ऊँट को देख रखा था, उस घोड़े को देख रखा था, लेकिन उसके दिमाग में घोड़े का स्कीमा तो था लेकिन ऊँट का नहीं। तो उसने क्या कहा? घोड़े को भी क्या कह दिया? ऊँट को भी घोड़ा कह दिया। तो ये हुआ आत्मीकरण, यानी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे समावेशीकरण या आत्मीकरण कहा जाता है। अगला है दोस्तों समंजन। समंजन है पुराने ज्ञान को संशोधित करने की प्रक्रिया समायोजन या समंजन कहलाती है, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे ऊँट को देखने पर उसे कुबड़ वाला घोड़ा कहना। जैसे ऊँट को देखा उसने, पहले तो उसने उसे घोड़ा कहा, तो वो तो कहलाया दोस्तों आत्मीकरण या समावेशीकरण। लेकिन अब उसने उसे क्या कहा? अपने ज्ञान में संशोधन किया कि ये घोड़ा नहीं है, घोड़े से कुछ अलग है। तो उसने घोड़े को क्या कह दिया? ऊँट को कुबड़ वाला घोड़ा कह दिया। तो ये कहलाया समंजन। आगे बात करें दोस्तों संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन। नई स्कीम विकसित करना या पुरानी स्कीम में परिवर्तन करना संतुलीकरण कहलाता है। जैसे ऊँट का चित्र देखने पर उसे ऊँट ही बोलना क्या कहलाता है? संतुलित। अब जब बालक का दिमाग थोड़ा विकसित हुआ तो उसने क्या अपने परिवेश में क्रिया करके देखा कि ये घोड़ा अलग होता है और ऊँट अलग होता है। तो ये कहलाया संतुलन। अब वो घोड़े को घोड़ा कहेगा और ऊँट को ऊँट, यानी अब उसने संतुलन कर लिया उस चीज़ में। अब वो घोड़े को घोड़ा और ऊँट को ऊँट कहेगा। आगे बात करें प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्ट एक्शन। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, करीब 20-30 दिन का, तो वो चूसने जैसी विशेष प्रक्रिया करता है जिन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जैसे यदि आप उसकी हथेली पर यदि अपनी उंगलियां रखेंगे
तो वो क्या करेगा, अपनी उंगलियों को सिकुड़ करके आपकी उंगली को पकड़ लेगा। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्ट एक्शन या फिर प्रतिवर्त क्रिया। आगे बात करें दोस्तों वस्तु स्थायित्व की, ऑब्जेक्ट परमानेंस की। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है और उस बच्चे को कोई वस्तु उससे खेल रहा है और आपने उस वस्तु को छीना और उसे एकदम से छिपा दिया, तो शुरुआती दिनों में जैसे बालक 10-12 महीने का है तो वो उस वस्तु को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा, यह सोचेगा कि वस्तु गायब हो गई। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 से 24 माह का होता है तो वो उस वस्तु को ढूंढने का प्रयास करता है, यानी वो उस वस्तु की छाप उस बालक के दिमाग में हमेशा के लिए बन जाती है। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। आगे बात करें दोस्तों आत्म केंद्रण की, ईगोसेंट्रिज्म। दूसरे लोग भी वैसा ही सोचते हैं जैसा स्वयं बालक सोचता है, यानी बालक ये सोचता है कि जैसा मेरा दृष्टिकोण है ऐसा ही सबका दृष्टिकोण है, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे ही सभी लोग सोचते हैं। इसे व्यक्त करने के लिए जीन पियाजे ने दोस्तों 3 परपथ समस्या का प्रयोग किया। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि 3 परपथ समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने किस चीज को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया, तो इसे कहा जाएगा आत्म केंद्रण या ईगो सेंट्रिज्म। आगे बात करें दोस्तों जीववाद, एनिज्म। जीववाद कहते हैं कि जब बालक छोटा होता है तो वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तुओं की तरह ट्रीट करता है, इसे जीववाद कहा जाता है। जैसे छोटा बालक है और छोटा बालक चल रहा है और वो गलती से फर्श पर गिर पड़ा, तो फिर वो क्या करेगा, फर्श को अपने पैर से पीटेगा। फिर वो सोचेगा कि जैसे मुझे दर्द हो रहा है ऐसे ही इस फर्श को भी दर्द हो रहा है। इसके कई और उदाहरणों की बात करें, जैसे सूरज सही तरीके से नहीं निकल रहा है, यानी सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही, तो बालक कहेगा कि आज सूरज उदास है। ये हुआ जीववाद, और ये अवस्था पाई जाती है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से लेकर के 7 वर्ष के मध्य में। आगे बात करें केंद्रीकरण, किसी वस्तु के एक ही पक्ष को देखना केंद्रीकरण कहलाता है। इसे व्यक्त करने के लिए जीन पियाजे ने 9 गोलियों का प्रयोग किया। केंद्रीकरण क्या होता है इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे बालक को एक तो पतले गिलास में, एक फिर चौड़ा गिलास है, उन दोनों में समान मात्रा में जूस भरा हुआ है, लेकिन जो पतला गिलास है उसमें जो जूस है वो काफ़ी ऊपर तक उठा हुआ दिखाई दे रहा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन जो चौड़ा गिलास है उसमें जो जूस है वो नीचे तक ही है। तो बालक क्या करेगा, उस जो पतला गिलास है जिसमें ज़्यादा जूस दिखाई दे रहा उस जूस को ग्रहण करेगा। इस गुण को केंद्रीकरण कहा जाता है। अपलटन, गणितीय संक्रिया या फिर रिश्तों को एक ही तरफ से समझने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपलटन। जैसे 2 + 2 4 होता है, ये तो बालक जानता है, लेकिन 8/2 यानी 4 ये हुआ, ये कैसे हुआ यह नहीं समझ पाता। यानी किसी चीज़ के केवल एक ही पक्ष को देखता है, एक ही तरफ से उस वस्तु को जानता है, लेकिन दूसरी तरफ से नहीं। इस गुण को अपलटन कहा जाता है। आगे बात करें दोस्तों, अंतिम बिंदु हमारा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी एक समस्या के कई हल खोजना, यानी एक समस्या को कई तरीके से हल करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन। इसे सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। जैसे कोई गणित की समस्या है और जो सामान्य बालक होते हैं वो उस समस्या को केवल एक ही तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं जो उनके शिक्षक ने या फिर उनके माता पिता ने बताया है, लेकिन वे बालक जो सृजनशील होते हैं या फिर अपसारी चिंतन लिए होते हैं वो एक समस्या को कई तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को दोस्तों, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।